Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, everybody. देखिए आज की क्लास में हमारे बीच में काफी नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा है। उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि प्रेजेंटली हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है एंड विद इन दिस चैप्टर अभी तक हम लोगों ने 4 मेन टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो सेशंस देख लिए होंगे, मैंने आप लोगों को भेज दिए थे जो भी न्यू ज्वाइनीज है। द 4 मेन टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस चैप्टर। पहले तो आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड विद इन दिस चैप्टर एज द नेम सजेस्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जो ना सिर्फ इस चैप्टर तक लिमिटेड रहेंगे बट आगे आने वाले सभी फोर्थ कमिंग चैप्टर्स जितने भी 11th में एज वेल एज क्लास 12th में और आपको नए चैप्टर्स पढ़ेंगे आप उन सभी चैप्टर्स में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे एंड दैट्स व्हाई इस चैप्टर को क्लास 11th में सबसे पहले नंबर पे रखा गया है क्योंकि इस चैप्टर की यूसेज आगे आने वाले हर चैप्टर में होगी। सो हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी स्टार्टेड विद इन दिस चैप्टर वाज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को जो नए जॉइनीज हैं उन्हें शायद मालूम होगा कि 1 मोल इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। उस कॉन्सेप्ट को यूज करके किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्विंग करनी है हमने वो करा था। फिर दूसरे नंबर पे उसी मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने एक और छोटा सा टॉपिक आप लोगों को करवाया था, दैट वाज स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी मोल कॉन्सेप्ट के ही न्यूमेरिकल्स करते हैं, लेकिन स्टोइकियोमेट्री ने किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले वी आर सपोज टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है एंड विद इन दैट इक्वेशन वेरियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अप्लाई करनी होती है। फिर द थर्ड टॉपिक दैट वी कवर्ड इन दिस चैप्टर वाज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि व्हेनेवर टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद वन अनदर टू फॉर्म सर्टेन प्रोडक्ट, तो जब भी आप दो रिएक्टेंट को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उन दोनों रिएक्टेंट से द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, लेसर क्वांटिटी एंड विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो पहले खत्म हो जाता है ना वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो हमने तीसरे नंबर पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट करा था एंड द फोर्थ टॉपिक दैट वी डिड इन दिस चैप्टर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ concentration of a solution। एक सॉल्यूशन आप सभी लोगों को मालूम है, a solution is a homogeneous mixture of two or more components whose composition can be varied up to a certain level। और एक सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाया हुआ है। तो हम कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 5 मेथड्स भी डिस्कस कर चुके थे। दोज मेथड्स वर मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिली। तो यहां तक के टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। जितने भी स्टूडेंट्स ने न्यूली ज्वाइन करा है उन्हें भी मैं सारे प्रीवियस टॉपिक ग्रेजुअली धीरे धीरे करवा दूंगा, लेकिन वो कुछ दिनों का वेट करें। प्रेजेंटली आज की क्लास से हम सब एक साथ कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए वैसे तो सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने टॉपिक्स पहले करे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो इस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि उसके न्यूमेरिकल्स की वेटेज बहुत हाई होती है। मतलब उस पर जो भी न्यूमेरिकल आएगा ना आपको एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, मिनिमम 3 मार्क्स का और मैक्सिमम 5 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल उस पर आ सकता है। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप सब लोग बताइए, क्या आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रीवियस किसी भी क्लास में पढ़ा है? यस सर। सभी लोगों ने पढ़ा है? अगर एक ने पढ़ा है तो आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं था। ठीक है, सो रोहित, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? Sir, I know only molecular formula, not empirical. एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं मालूम आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम है। एनीबडी एल्स? क्या आपको लगता है कि आपने एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में पहले कभी कुछ पढ़ा हुआ है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हैंड रेज करिए। Anybody who knows the difference between the empirical formula and the molecular formula?
Okay, Anushka, can you tell me what's the difference between empirical and molecular formula? Sir, empirical formula represents the simplest whole numbers of the atoms present in the element, but the molecular formula is the exact number of atoms which are present in that element. Exactly. बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए, अब सब लोग जिन्हें नहीं मालूम, पहले बोर्ड पे ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आफ्टर कन्वेइंग दैट एग्जांपल, एक बार मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे दूं, उस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, लिखवाऊंगा भी। सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए। सब लोग बताइए, इनफैक्ट मुझे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब लोगों को मालूम है? यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एवरीबॉडी नो द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? यस सर। यस सर। Molecular formula of glucose is C6H12O6. आप सब लोगों को मालूम है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम कन्वे क्या करना चाह रहे हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू एक्सप्रेस विद दिस फॉर्मूला? हम बेसिकली यही तो बताना चाह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में, अगर हम इस पूरे कंपाउंड को एक मॉलिक्यूल कंसिडर करें, तो हम यही कहना चाहते हैं कि विद इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देयर आर 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली आपको बताता क्या है? कोई भी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको ये बताता है कि उसके एक मॉलिक्यूल में हर एक टाइप के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है। कार्बन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बट आप सब लोग देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिंपलेस्ट नहीं है। इसमें कार्बन के नीचे 6 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के नीचे 12, ऑक्सीजन के नीचे 6। ये सारी वैल्यूज 6 से डिविजिबल हैं, ठीक है। अगर हम इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा C1H2O1, यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं CH2O। तो ये जो हो गया ना, ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता। एम्पेरिकल फॉर्मूला देखकर आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली कितने कितने एटम्स हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर पता चल जाएगा कि जितने भी एटम थे उनका सिंपल होल नंबर रेशियो क्या था, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो एक बार डेफिनेशन सुनिएगा पहले, फिर मैं लिखवाऊंगा। देखिए, क्या हम कह सकते हैं? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड एक्सप्रेसेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्सप्रेस करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। Empirical formula just represent the simplest ratio of various atoms which are present in that molecule. बताइए, आप सब लोग को empirical और molecular formula में डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। लेकिन देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज का empirical और molecular formula different ही हो। There are certain molecules, in fact there are many molecules which have same empirical and molecular formula. कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनका molecular formula ऑलरेडी सिंपल होता है, उसे ऑलरेडी और सिंपल करा ही नहीं जा सकता, तो उनका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। यहाँ पे रेशियो आ रहा है 2:1 का। हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम है, 2:1 का रेशियो। ये ऑलरेडी सिंपल है, तो वाटर का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा, ठीक है ना। तो कुछ चीजों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स जिनका डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। बट एनीवेज, आप लोग समझ गए एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस क्या होता है। वेल, सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सब बताइए एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस क्या होता है, समझ गए? यस सर। Yes, sir. यस सर। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं फिर भी लिखवाने से पहले। बताइए, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो होते हैं, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मालूम है आपको इथेन का? C2H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6 और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
CH3. CH3. C1H3. CH3. CH3, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूले में यही डिफरेंस होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला उन एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको ये क्लियर है तो आप लोग हेडिंग डालिए। सबसे पहले तो आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी हेडिंग है मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहले तो ये हेडिंग डालिए, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। molecular and empirical formula। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डेफिनेशन बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्दर नेक्स्ट लाइन में फिर से एक हेडिंग डालिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। शॉर्ट में इसे MF लिख सकते हैं आप। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, लिखिए द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, the molecular formula of a compound molecular formula of a compound represent the actual number of atoms, represent the actual number of atoms represent the actual number of atoms of each type present in that molecule, actual number of atoms of each type present in that molecule। नेक्स्ट लाइन में लिखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला, हेडिंग डालिए एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसमें लिखिए द एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट empirical formula represent the simplest whole number ratio। empirical formula represent the simplest whole number ratio of various elements simplest whole number ratio of various elements present in one molecule of that compound, present in one molecule of that compound। बताइए किसी की डेफिनेशन मिस तो नहीं हुई और समझ में भी आ रही हैं दोनों डेफिनेशन? सर मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन में ईच टाइप का क्या मीनिंग है इसमें? ईच टाइप मतलब कार्बन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। मान लो 4-5 एलिमेंट है उसके अंदर, तो हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं। ये सर आ गया। ओके, अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको जो आप में से किसी की को मालूम नहीं होगा। मैंने आप लोगों से पूछा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखकर आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर लिया। किसी भी चीज का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाऊं आपको तो ऑब्वियसली आप उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला खुद निकाल लोगे, उसे सिंप्लीफाई कर लोगे। जैसे इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बता दिया तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हो, ठीक है।
तो अगर आपको मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाऊं तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेते, बट द फैक्ट इज दैट, एक्चुअल फैक्ट क्या है कि किसी भी कंपाउंड का एक्चुअली हम पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं और उस एम्पेरिकल फॉर्मूले को बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कभी एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं निकाला जाता, हमेशा एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जाता है। आज की डेट में जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके भी फॉर्मूलेज आपको मालूम है, जैसे इथेन ही है, इथेन का ये फॉर्मूला जब हमने पता लगाया था ना, तो हमने सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता लगा लिया था, पहले हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला पता लगाया था, उस एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करा गया था। तो किसी भी कंपाउंड का आज की डेट में जो भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम है, वो ऐसा नहीं है कि सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगा लिया था, पहले हमने उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला पता लगाया था और बाद में उस एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करा। ठीक है, तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा, आज के सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला और उस एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करा जाता है, कैसे प्रिडिक्ट करा जाता है। आज की डेट में जितने भी कंपाउंड्स हैं आपको जिनके फॉर्मूलेज मालूम हैं, वो फॉर्मूले हमें कैसे पता चले? ठीक है, तो हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द एम्पेरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। एक स्टेटमेंट लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, सब लोग लिखिए, the empirical and the molecular formula, the empirical and the molecular formula, empirical and the molecular formula of various compounds, empirical and the molecular formula of various compounds depends upon the percentage of various elements, depends upon the percentage of various elements present in that compound. Percentage of various elements present in that compound. Sir, can you repeat? देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, the empirical and the molecular formula of any compound, the empirical and the molecular formula of any compound depends upon the percentage of various elements present in that compound. Percentage of various elements present in that compound. लिख लिया आप सबने? Yes, sir. बताइए किसी का मिस तो नहीं हुआ? चलिए अब लेट्स स्टार्ट, लेट अस डिस्कस कि किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे प्रेडिक्ट करा जाता है। याद रखिएगा, हम डायरेक्टली कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेडिक्ट नहीं करते, हम पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला प्रेडिक्ट करते हैं, लेटर ऑन उसी एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे प्रेडिक्ट करा जाता है, यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाला जाता है। लेटर ऑन हम उसी सिंपलेस्ट रेशियो को एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। ठीक है, सो पहला एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, और उसके बाद वैसे ही फर्दर न्यूमेरिकल्स आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे करवाए जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन आप लिखिए, बट उसे सॉल्व मैं करवाऊंगा। सब लोग लिखो एक क्वेश्चन। An inorganic compound is found to contain three elements in the following percentage. Three elements in the following percentage. Three elements in the following percentage.
अब मैं 3 एलिमेंट्स बोल रहा हूं, उनके सिंबल या उनके नाम लिख लीजिएगा और उसके आगे उनकी परसेंटेज लिखिएगा। सोडियम, सोडियम यानी कि Na, सोडियम 43.4%, 43.4%। कार्बन, कार्बन 11.3%, 11.3%, and oxygen, oxygen 45.3%, 45.3%। एक बार मैं तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लीजिए गलत तो नहीं लिख लिया आपने। सोडियम 43.4%, कार्बन 11.3% and oxygen 45.3%। फर्दर लिखे नेक्स्ट लाइन में, कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट empirical formula of the compound, calculate empirical formula of the compound, empirical formula of the compound। कुछ लोगों की मीटिंग लीव हो गई थी, उन्होंने रीजॉइन करा है। किसी का क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ, मुझे दोबारा बताइए। किसी का भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ ना? मेरा अर्नव, आप एक सेकंड अर्नव कहां तक लिखा आपने? सर, मैंने लिखा है नहीं था, वो पहले ही लीव हो गया था। लिखा नहीं है आपने? यस सर। अर्नव मैं जल्दी से बोल रहा हूं, आप शॉर्ट में लिख लीजिए। शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं। ओके सर। A compound contain, a compound contain, a compound contain 43.4% sodium, 43.4% sodium, 11.3% carbon, 11.3% carbon, and 45.3% oxygen, 45.3% oxygen। Calculate the empirical formula। ओके सर। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं। ऑल्दो आपको आता भी होगा कुछ लोगों को, लेकिन पहले देख लीजिए। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूं, फर्दर प्रैक्टिस आप खुद ही करिएगा। देखिए, देखिए while solving any numerical based upon empirical formula या molecular formula को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो you have to draw a table। आपको 5 कॉलम्स का एक टेबल बनाना होगा, 5 कॉलम का एक टेबल बनाना होगा। देखिए आंसर आप कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, you have to draw a table। पांच कॉलम्स का हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम में वी हैव टू राइट द एलिमेंट्स। हमें कौन कौन से एलिमेंट्स दे रखे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर उन एलिमेंट्स की परसेंटेज क्या क्या दे रखी है हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर वो जो भी एलिमेंट हमें दे रखे होंगे उनके एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस आपको जो हायर एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि आप सब लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल तो याद नहीं होगा, तो जो हायर एलिमेंट्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस आपको दिए जाएंगे। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनके एटॉमिक मासेस एग्जाम में नहीं दिए जाते, वो आपको याद रखने होते हैं। ये जो देखो जो पहले 3 कॉलम्स है ना, पहले 3 कॉलम्स एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, इसकी इंफॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, ये तो आपको क्वेश्चन में बताया जाए। लेकिन ये जो 4th और 5th कॉलम है ना, ये आपको खुद सॉल्व करना होगा। 4th कॉलम देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, 4th कॉलम इज, मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूं उसे, देखो पहले मैं 4th और 5th कॉलम से पहले यहां पे देखो हमें एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट्स आर गिवन टू अस। सोडियम की परसेंटेज है 43.4, 43.4%, ठीक है। कार्बन की परसेंटेज मैंने आपको बोली 11.3%, ठीक है। और
ऑक्सीजन की परसेंटेज 45.3। परसेंटेज चेक करिए, यही 3 परसेंटेज बोली थी ना मैंने आपको। यस सर। Yes, sir. आपको इन तीनों के एटॉमिक मासेस मालूम है? यस सर। सोडियम इज 23, 23, कार्बन इज 12, 12, ऑक्सीजन इज 16। ये 3 कॉलम्स तो आपको दिए जाते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। फोर्थ कॉलम की जो हेडिंग है वो है रिलेटिव मोल्स। रिलेटिव मोल्स, रिलेटिव मोल्स आपको निकालनी है। देखिए रिलेटिव मोल्स का फॉर्मूला होता है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं तो उसके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ जाती है। मैं यहां पे लिख देता हूं परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो जैसे यहां पे हम करेंगे 43.4 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। इस केस में हम करेंगे 11.3 डिवाइडेड बाय 12 और इस केस में हम करेंगे 45.3 डिवाइडेड बाय 16। हम तीनों के रिलेटिव मोल्स निकालेंगे और ये रिलेटिव मोल्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक सॉल्व करने हैं आपको। डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट्स तक सॉल्व करने हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट कॉलम बनेगा सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो में क्या करना है वो मैं तब बताऊंगा जब आप ये तीनों सॉल्व करेंगे। तो पहले आप सब लोग इतना टेबल बनाइए और ये वाले तीनों मेरे को सॉल्व करके बताइए क्या क्या वैल्यूज आ रही है। सर सोडियम की 1.88 है। अब ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो। जिसका आंसर आ जाए ना वो या तो हैंड रेज कर दो या चैट बॉक्स में लिख दो। तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज निकाल दीजिए, तीनों एक साथ लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में। ठीक है, काफी लोगों ने बता दिया मेरे को। सोडियम 1.88, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं यहाँ पे, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सोडियम इज 1.88, दिस इज 0.93, 0.94 और लास्ट वाला आप बता रहे हैं 2.83। बाकी सब लोग भी देखिए यही आ रहा है सबका। चलिए, तो आप सब लोग याद रखिएगा। देखो एक बार फिर से सुन लीजिए, कई बार एग्जाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने में। कंफ्यूजन क्या होता है, स्टूडेंट्स अक्सर ये भूल जाते हैं कि परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करना था या एटॉमिक मास अपॉन परसेंटेज करना था। उल्टा मत कर देना, एटॉमिक मास अपॉन परसेंटेज मत कर देना, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करना, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास से आप पहले रिलेटिव मोल्स निकालेंगे। अब ध्यान से सुनिए सब लोग, लास्ट स्टेप, एवरीबॉडी प्लीज लास्ट स्टेप सुनिए। एक बार आपने रिलेटिव मोल्स निकाल लिए ना, तो अब आपको सिंपल रेशियो निकालना। सिंपल रेशियो में आपने क्या करना है कि इन तीनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है बताइए। इन तीनों रिलेटिव मोल्स में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है? कार्बन की 0.94। तो आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को 0.94 से डिवाइड कर देंगे। 1.88 को भी 0.94 से डिवाइड करना है, इसको भी 0.94 से डिवाइड करना है, इसको भी 0.94 से डिवाइड करना है, और सबको 0.94 से डिवाइड करके उनके रिलेटिव सिंपल रेशियो आ जाएगा। जैसे 1.88 डिवाइड बाय 0.94 इज 2 टाइम्स चला जाएगा ये एग्जैक्ट। 0.94 डिवाइड बाय 0.94 ये 1 हो जाएगा, और 2.83 डिवाइडेड बाय 0.94 इज अप्रोक्सीमेटली 3। आप चेक करिए, नियरली 3 आएगा, ठीक है। सो आपको एक सिंपल रेशियो मिल गया, और आपको पता है सिंपल रेशियो को ही तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो इट इंप्लाइज द एम्पेरिकल फॉर्मूला is
Na2CO3, Na के नीचे 2, C के नीचे 1, O के नीचे 3, तो इट इंप्लाइज द कंपाउंड इज सोडियम कार्बोनेट। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो गिवन कंपाउंड था वो सोडियम कार्बोनेट था, और सोडियम कार्बोनेट का तो आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होता है। तो इसका हमने ऑल्दो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला है, बट इवन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम ही होता है। सर आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला से पहले क्या लिखा है? TUE। द एम्पिरिकल फॉर्मूला, THE लिखा है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, तो आप समझिए आपको 5 कॉलम्स में क्या क्या सॉल्व करना है। देखो पहले 3 कॉलम्स की तो वैल्यू आपको दी जाती है, आपको एलिमेंट बताए जाएंगे, उनकी परसेंटेज बताई जाएगी, और कुछ केसेस में एटॉमिक मासेस भी बताए जाएंगे। आपको सबसे पहले रिलेटिव मोल सॉल्व करनी है। रिलेटिव मोल्स में आप करेंगे परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मासेस, डेसिमल के बाद 2-2 प्लेसेस तक इसे सॉल्व करिएगा, और एक बार सारे रिलेटिव मोल्स पता चल जाएंगे तो हर एक रिलेटिव मोल को लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करें, ठीक है, सिंपल रेशियो के लिए, और ये लीस्ट वैल्यू आपकी आ जाए। सब लोगों ने पहले इतना नोट कर लिया और यहां तक समझ में भी आ गया? Yes, sir. अब एक चीज ध्यान से सुनिए, इन द रेयरेस्ट केस, कई बार बहुत रेयरेस्ट केसेस में कुछ न्यूमेरिकल आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं कि मान लीजिए आपने सिंपल रेशियो निकाला, वो सिंपल रेशियो होल नंबर नहीं आया, मान लीजिए आ गया 1.5, सपोज कीजिए हम इसका सिंपल रेशियो निकाल रहे थे और ये 1.5 आ गया, ये तो दोनों होल नंबर में आ गए लेकिन ये होल नंबर में नहीं आया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का, ठीक है। बहुत रेयर ऐसा होगा कि अगर कोई वैल्यू पूरी पूरी नहीं आती है, डेसिमल में आ जाती है, तो फिर आप एक और कॉलम बनाओगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का, और उसमें आप क्या करोगे, इन तीनों ही वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे होल नंबर में कन्वर्ट करने, ठीक है। जैसे अगर मैं तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर ये होल नंबर में आ जाएंगे। वो बहुत रेयर होगा, मैं एक आध न्यूमेरिकल उस टाइप का भी आपको करवा दूंगा जिसमें ये होल नंबर नहीं आएगा, तो उसमें एक और कॉलम बनाना होगा, बट दैट इज वेरी रेयर केस। अदरवाइज ज्यादातर तो आप देखोगे आपका होल नंबर वैल्यू आ ही जाए। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी केस में आपका ये 1.1 आ रहा है या 1.2 भी आ रहा है तो आप इसे 1 ही कंसिडर करें, ठीक है। डेसिमल के बाद 1-2 प्लेसेस को तो हम ऐसे ही राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। मान लो ये 2.2 आ गया तो आप इसे 2 ही ले लोगे फिर ऑटोमेटिकली, समझ रहे हैं? तो इतना तो हम मार्जिन लेकर चलते हैं इन केसेस। तो बताइए आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. सब लोगों ने नोट भी कर लिया? Yes, sir. ठीक है। सो अब मैं अगला क्वेश्चन, ऐसा ही पहले हम 1-2 ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो ऐसा ही है, बड़ा सिंपल सा है, सब लोग लिखिए एक और क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन। An inorganic compound contain अब कंटेन के आगे नेक्स्ट लाइन में एलिमेंट्स और उसके आगे उनकी परसेंटेज लिखी। कंटेन के आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो मैग्नीशियम मतलब Mg 9.76%, 9.76%। नेक्स्ट लिखिए सल्फर 13.01%, 13.01%। sulfur is 13.01%. oxygen 26.01%, 26.01%, and the rest is water, Calculate the empirical formula. यहां पे भी आपको empirical formula निकालना है, calculate the empirical formula.
तो सब लोग इसे अपने आप ट्राई कीजिए। मैग्नीशियम दे रखा है, सल्फर दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है और वाटर दे रखा है। ये 4 चीजें दे रखी हैं, ठीक है। 9.76% मैग्नीशियम बता रखा है 9.76%, सल्फर 13.01% बता रखा है आपको, सल्फर इज 13.01%, ऑक्सीजन इज 26.01%, रेस्ट इज वाटर, वो आपको निकालना है। तो सब लोग बताइए पहले तो वाटर की परसेंटेज क्या आएगी? सर 52.28 52.28 आ रही है पक्का? यस सर। Yes. सर 28 No, sir, नहीं आ रही है, वो 22 आ रही है। 51.22 आएगी, 51.22। यस सर। मैग्नीशियम और सल्फर के एटॉमिक मासेस आप सब लोगों को मालूम है या नहीं, बताइए। दीज आर द सिंपल एलिमेंट्स। ये एक्सपेक्टेड है कि आपको इनके एलिमेंट एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे इनके। मैग्नीशियम इज 24 एंड सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16 एंड वाटर इज 18। वाटर का तो मोलर मास होता है, क्योंकि वाटर एक एटम नहीं है, वाटर एक मॉलिक्यूल है। अब करिए इसके आगे आप सब लोग इसे सॉल्व करिए, और मुझे एक तो इन तीनों के, इन चारों के रिलेटिव मोल्स सब लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा, और फाइनल आंसर मुझे बताइएगा। जिसका हो जाए हैंड रेस कर दीजिएगा। चैट बॉक्स में भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सॉल्व इट। आप टाइम मत वेस्ट करिए, सॉल्व करिए और फाइनल आंसर होने के बाद हैंड रेस करिएगा। सॉरी, ओके चिराग, आपका फाइनल आंसर आ गया, तो यू कैन राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। किसी को किसी कंसेप्ट में, किसी पोर्शन में डाउट है तो मुझे बताइएगा। एनीबडी जिसको भी डाउट है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा आप लोग ना कैलकुलेशन करने की सही आदत डालिए। ऑल्दो मैंने आपको बोला था कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक सॉल्व करना है, लेकिन अगर पहली या दूसरी डिजिट 0 आ जाती है तो फिर आपको 3 प्लेसेस तक सॉल्व करना है। मतलब आपके आंसर में 2 नॉन जीरो डिजिट्स होनी चाहिए, ठीक है। डेसिमल के बाद मान लीजिए आपका, आप में से कुछ लोगों ने लिखा 0.40, तो 0.40 तो 0.4 ही होता है, तो आप एक डिजिट और निकालिए। 0.40 और 0.4 तो एक ही बात होती है, तो 0.40 के आगे एक डिजिट और निकालिए।
त्रिशा आपका आंसर आ गया? Yes, sir. जिनका आंसर आ गया चैट बॉक्स में मुझे आंसर पोस्ट कर सकते हैं। नहीं रोहित, आपका आंसर गलत है। द फाइनल आंसर इज रॉन्ग। आप एक बार चेक करिए। ओके अलीशा, आपका आंसर सही है। अमेश, चिराग, रोहित चौहान, आपका आंसर सही है। रोहित सांगवा, अपना अपना आंसर चेक करिए आप। ओके त्रिशा। मनन, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स चेक करिए। ठीक है, सो आई होप काफी लोगों ने कर लिया है। देखिए मैग्नीशियम के मोल्स आए होंगे 0.406, सल्फर के भी 0.406। ऑक्सीजन के बताइए रिलेटिव मोल्स कितने आए? 1.625 1.6 एंड वाटर के 2.84 approximate 3. 2.84। सो इसमें लीस्ट वैल्यू इज 0.406, तो हम सभी को 0.406 से डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों तो 1 1 आ जाएंगे। जब आप इसे 0.406 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, और इसे 0.406 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7 आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेनी है आपने। तो आपको आंसर आ गया MgSO4.7H2। बिकॉज वाटर इज अ मॉलिक्यूल, तो वाटर हैज टू बी रिटन लाइक वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह इसे लिखेंगे। ठीक है, सो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट MgSO4.7H2। सर यस बताइए। सर आपने बोला था कि 2 डिजिट तक लेना है, तो आपने 6 to 5 क्यों दिया है? कोई बात नहीं, आप यहाँ तक ले लो। ठीक है, ये आ नहीं रहा। इट डजंट मैटर, वो तो किसी स्टूडेंट ने मुझे लिखा था तो मैंने उतना लिख दिया। आप 2 डिजिट्स तक भी ले लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। सर जो इसमें H2O है उसका हमने मॉलिक्यूलर है ना मास, तो क्योंकि एटॉमिक मास तो होता नहीं है जो हाँ, ये मॉलिक्यूलर मास है। जब आपको कोई चीज मॉलिक्यूलर फॉर्म में दी जाएगी तो उसका देखो आपको बेसिकली मोलर मासेस लेंगे, मोलर मासेस। ठीक है, एक मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, चाहे वो 1 मोल एटम हो या 1 मोल मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? यस। बताइए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं आपको? यस सर। सब लोगों ने नोट कर लिया? रोहित संगवा, आपकी मिस्टेक मिल गई। मनन, आपने भी चेक करा कहां पे मिस्टेक थी? यस सर। चलिए, अभिराज आपका आंसर आया कि नहीं? आ गया था सर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से हो जाएगा, 2 मिनट में ही हो जाएगा। लेकिन an organic compound contain, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे क्वेश्चन में। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है और बाद में उस एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट भी करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको फर्दर पार्ट। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 80% कार्बन and 20% hydrogen. 80% carbon and 20% hydrogen. 80% carbon and 20% hydrogen. If the molecular mass, further लिखिए, if the molecular mass of the compound, if the molecular mass of the compound is 30, if the molecular mass of the compound is 30, then calculate its molecular formula. Then calculate its molecular formula.
क्वेश्चन किसी का मिस तो नहीं हुआ? मैं दोबारा बोलूं क्या? Yes, sir. बस last line. If the molecular mass of the compound is 30, then calculate its molecular formula. If the molecular mass of the compound is 30, then calculate its molecular formula. लिख लिया सबने? अब सुनिए ध्यान से। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट इवन इन दोज न्यूमेरिकल्स, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए कहा गया है, उसमें भी स्टेप 1 में आप एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकालोगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 हेडिंग डालेंगे आंसर में अपने स्टेप 1, और आप पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालिए। बाद में मैं उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना बताऊंगा। जिसको आता है वो अपने आप करिए, बट अदरवाइज एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सबको आता है, वो निकालो पहले। छोटा सा पार्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूले का, तो स्टेप 1। कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स दे रखे हैं। कार्बन की परसेंटेज 80, हाइड्रोजन इज 20, एटॉमिक मास इज 12 and 1। रिलेटिव मोल्स निकाल लिए आप लोगों ने। कार्बन के रिलेटिव मोल्स इज 6.66 और हाइड्रोजन के तो सीधे 20 ही आते। अब इसमें से 6.66 इज द स्मॉलर वैल्यू, तो दोनों को हम 6.66 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 आ जाएगा और ये 3। तो इट इंप्लाइज द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH3। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बताइए, यहां तक सबको क्लियर है और सबने सॉल्व भी कर लिया? Yes, sir. Sir. ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है वो आप लोग बोर्ड पे देखो, जिन्हें नहीं आता। छोटा सा बस 2 स्टेप्स और करनी है हमें। सब लोग बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला है ना, आप इसी एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास निकालेंगे, जिसे बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इट इंप्लाइज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज, कार्बन होता है 12 ग्राम और 3 हाइड्रोजन होती हैं 3 ग्राम, तो टोटल एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। अब स्टेप 2 देखिए, सब लोग स्टेप 2 देखो। स्टेप 2 में ये याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास का जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, उस रेशियो को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है मैंने, और एम्पेरिकल मास आपने ये निकाला। तो किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास का जो रेशियो होता है, दैट रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय n। ठीक है। और ये याद रखिए, फर्दर देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो वो जो रेशियो है ना n, उसे एम्पेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर। सही है। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे n क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा था 30 और एम्पेरिकल मास हमने निकाला 15, तो n आ गया 2। ठीक है। और n2 आ गया, तो इंप्लाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ट्वाइस ऑफ CH3। ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करने, 2 टाइम्स CH3 यानी कि C2H6। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये 2 एक्सप्रेशंस और आपको याद रखनी है। एक तो n रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, और एक बार जब आपको n मिल जाएगा, तो उसी एम्पेरिकल फॉर्मूले को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा।
बताओ सब लोगों को ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पहले इसे नोट करिए। अब हम थोड़े से और बेटर न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। आप इसे नोट करो और मैं आपको इसके बाद एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाता हूं। जब आप नोट कर लें तो मुझे बता दीजिए। Done. एवरीबॉडी नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं। सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। An organic compound is found to contain कंटेन के आगे नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा कार्बन 54.54%, 54.54%, ऑक्सीजन 36.36%, 36.36%, हाइड्रोजन 9.09%, 9.09%. लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, एक बार दोबारा बोल रहा हूं, परसेंटेज चेक करिएगा। कार्बन 54.54%, ऑक्सीजन 36.36%, हाइड्रोजन 9.09%. फर्दर लिखो नेक्स्ट लाइन में, if the vapor density of a compound is, if the vapor density of the compound is 14, if the vapor density of the compound is 14, then calculate the molecular formula. Then calculate the molecular formula. अब देखिए यहाँ पे वेपर डेंसिटी क्या चीज होती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन पहले आप स्टेप 1 में एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालें। सब लोग स्टेप 1 में एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए सॉल्व करें। एक छोटा सा करेक्शन करिए एवरीबॉडी, एक छोटा सा करेक्शन करिए। वेपर डेंसिटी 14 नहीं, वेपर डेंसिटी 44, वेपर डेंसिटी इज 44। ठीक है एवरीबॉडी, चलिए अब करिए स्टेप 1 एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए सॉल्व करिए।
इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद ही लॉग आउट करिएगा, अभी बीच में लॉग आउट मत करिएगा कोई। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं। कार्बन इज 54.54%, कार्बन 54.54%, ऑक्सीजन इज 36.36 and 9.09, atomic mass is 12, 16 and 1. सबसे पहले relative number of moles. चेक करिए 4.54, यही आए थे रिलेटिव मोल्स कार्बन के 4.54, Yes, sir. 2.27 and 9.09. ठीक है, अब the smallest value is 2.27, तो सबको हम 2.27 से डिवाइड कर देंगे। सो ये तो सीधे सीधे 2 टाइम्स जा रहा है, ये 1 और ये कितने टाइम्स गया? 4 टाइम्स। तो इट इम्प्लाइज एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हो गया आपका C2H4O। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आप इसी एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास निकालिए। वो निकाला आपने एम्पेरिकल मास? किसी ने एम्पेरिकल मास निकाला? सर 44 आएगा। 44। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट, मैंने आपको इस क्वेश्चन में बोला वेपर डेंसिटी। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ही यूज होती है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेपर फॉर्म में उसकी जो डेंसिटी होती है, एज द नेम सजेस्ट, वेपर डेंसिटी मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पहले वेपर्स बना लो, अगर वो लिक्विड भी है पहले उसको वेपराइज कर लो और उसकी डेंसिटी निकालो, वो वेपर डेंसिटी होती है। और वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास। 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर देते हैं ना तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। स्टेप 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास। तो हमें दे रखी है वेपर डेंसिटी 44, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 88 मॉलिक्यूलर मास हो गया। और एक बार आपको मॉलिक्यूलर मास पता चल गया तो आप n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो n इज मॉलिक्यूलर मास 88 अपॉन एम्पेरिकल मास 44, n2 आ गया। और अगर n2 आ गया तो इट इंप्लाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ट्वाइस ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि 2 इंटू C2H4O, ये हो जाएगा C4H8O2। C4H8O2। अब आप मुझे बताइए, आप में से किस किस को मालूम है कि व्हाट कैन बी दिस कंपाउंड C4H8O2? ये क्या हो सकता है? पहले तो यहां तक नोट करो और बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया। Does anybody has even the least idea कि what can be this possible compound? पार्थ, आपने बोला ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन contains single oxygen, इसमें तो 2 ऑक्सीजन है। This compound has to be, देखिए, ऑल्दो आपको एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में तो आपको यहीं तक करना है, लेकिन मैं आपको लेटर ऑन सिखाऊंगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये जो कंपाउंड है ना, ये है ब्यूटानोइक एसिड CH3CH2CH2COOH, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड इज दिस कंपाउंड। बट एनीवेज आपको तो यहीं तक करना है। तो बताइए यहां तक आप सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया। एवरीबॉडी, कोई डाउट Yes, तो नहीं sir. है? देखिए बस एक छोटा सा होमवर्क देना है मेरे को। चलिए कुछ बच्चे लॉग आउट कर गए, मैं आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क सेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के मैं होमवर्क के लिए सेंड करूंगा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आप सब लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। आज आप लोग इतना कर लीजिए। तो मेरे को डेंसिटी वाला समझ नहीं आया था, मेरी नेटवर्क।
आकांक्षा, यस सर, लास्ट वाला सर नहीं आकांक्षा देखो, वेपर डेंसिटी का मतलब होता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो उस गैसियस फॉर्म में जो उसकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उस डेंसिटी को ही वेपर डेंसिटी कहते हैं। वेपर डेंसिटी मतलब किसी भी कंपाउंड की वेपर फॉर्म में डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा कि वेपर डेंसिटी इनटू 2 इज मॉलिक्यूलर मास। ये फिक्स्ड है, किसी भी कंपाउंड की वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मोलर मास, ये बात याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में। तो हमें वेपर डेंसिटी दे रखी थी 44, हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारा 88। और एक बार हमें मॉलिक्यूलर मास आ गया तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास करके हमने n निकाल लिया। बताइए आपको आकांक्षा समझ में आया? वेपर डेंसिटी इनटू 2 इज मॉलिक्यूलर मास। यस सर। ठीक है, तो आज आप लोग इतना कर लीजिए, मैं लॉग आउट करता हूं और मैं एक होमवर्क भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पे, वो जरूर पॉजिटिवली अटेंड कर लीजिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।